हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 CUET। अगर आप CUET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एकदम सही स्थान पे हैं। आने वाले आपके लिए 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी डोमेन की नॉलेज और कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है, कैसे इसमें आप अच्छा स्कोर करके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत ही अच्छा इंक्रीज़ होता है, क्योंकि आपको जो उस समय आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो फर्दर आपकी लाइफ में और एक्सपेंड होने को मिलता है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, चाहे अपनी लाइफ में आप कुछ भी करें, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मैं कहूँ कॉर्नर स्टोन होता है आपका लाइफ का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए और सिलेबस और स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020, क्योंकि एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है और काफ़ी नंबर में स्टूडेंट इसको अप्लाई करेंगे। और ध्यान रखिएगा, 3 इडियट का डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि जब रेस है ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, तो आप लोगों को काबिल बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा और उस चीज़ पे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसकी केवल एक ही की है जिसमें आपको अचीव करना, वो है सेल्फ बिलीफ, कि आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। बिल्कुल भी आप अपने आप को अंडरडॉग बिल्कुल नहीं फील करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ CUT के जोग्राफी के डोमेन नॉलेज के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या सिलेबस है। तो सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा, इसके साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी को मैं बताता हुआ चलूंगा। तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस फॉर जोग्राफी डोमेन नॉलेज है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी, वैसे एक बात बताऊं, ज्योग्राफी ना बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि इसमें ना हमें चीज़ें ना बहुत जानने को मिलती है जो कि नॉर्मली चीज़ हमें बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं मिलती है। यानी हम इसमें नेशनल से इंटरनेशनल जाते हैं और जो प्रेजेंट में हो रहा है। और ज्योग्राफी आपका लिमिटेड नहीं होता है फूल पहाड़ पत्थरों तक, इसका एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन होता है। ये आपका डेमोग्राफी पे आता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट पे आता है, ये आपका इकोनॉमी पे आता है, ये आपका सिक्योरिटी पे आता है, ये आपका डिफेंस में आता है और टेरेन पे तो ये है इंपॉर्टेंट। और इससे आपकी जनरल अवेयरनेस भी बहुत अच्छी इंक्रीज होती है। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम की बात करूं तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड है। पहला है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और जो दूसरा पार्ट है आपका, दूसरी बुक है जो आपकी, वो है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये आपके 2 पार्ट्स में इसको डिवाइडेड किया गया है, पार्ट 1 पार्ट सेकंड। अब इसमें कितनी यूनिट्स हैं, इसमें कितनी यूनिट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अब इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा हुआ है, क्लास 12th का ये सिलेबस है। तो इसमें ह्यूमन यानी डेमोग्राफी से रिलेटेड आपका नॉमेनक्लेचर होगा। अब इसको जरा ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचर। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएगा, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ा जाता है। यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें ज्योग्राफी कैसे चेंज हुई, डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई, क्योंकि ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है डेमोग्राफी। फिर इसमें हम साथ साथ ये पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की एटमॉस्फेयर के स्टडी को क्या बोलते हैं, आपकी अर्थ के इंटीरियर की स्टडी को क्या बोलते हैं, अर्थ सरफेस की स्टडी को क्या बोलते हैं, इवन मून की स्टडी को क्या बोला जाता है, सन की स्टडी को क्या बोला जाता है। जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मून की स्टडी को और सन की स्टडी को क्या कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपका जो है स्कोप ऑफ ज्योग्राफी देखा जाता है कि ज्योग्राफी का रेंज कहाँ तक है। स्कोप का मतलब होता है रेंज, कि ये कहाँ तक आपका इसका एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन IAS IPS और इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर अपना एम रखते हैं तो ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, स्पेशली इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक आता है इसमें। फिर आपका अगर बात करें, फिर ज्योग्राफी की फील्ड को आपका इंट्रोगेटिव है, जिसमें आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च के बेस होता है, एम्पेरिकल होता है कि ऐसा सब्जेक्ट जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आप चूज़ कर सकते हो अपने एक तरीके से कहें करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रैक्टिकल नॉलेज यानी आपको एप्लीकेशन बेस पे पड़ता है। तो इनसे ये आपका टॉपिक है। अब इनसे क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे कि नेचर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी क्या है, कि इसका हम किस तरीके से हम इसको समझते हैं,
हम इसको हिस्टोरिकल वे में भी पढ़ सकते हैं, हम इसको आपका जियोमॉर्फोलॉजिकल वे में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ज्योग्राफी की, उस पर बेस आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। आने वाले जो मेरे सेशन होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे, जिसमें मैं आपको ये चैप्टर वाइज ही सभी लेके चलूंगा, यानी यूनिट 1 से आपको मैं पढ़ाऊंगा पहले कंसेप्ट और उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जामिनेशन को लेगी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो प्रीवियस अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम लिए उसके बेसिस पे मैंने एक अपने एक्सपीरियंस से एक कोर्स मॉड्यूल डिज़ाइन किया है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, आपका जो सेकंड यूनिट है वो आता है पीपल। अब पीपल में आपका क्या क्या आता है, तो सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कब से कब इंक्रीज हुई। जैसे 11th ऑफ जुलाई, ठीक है, 11th ऑफ जुलाई एवरी ईयर वी सेलिब्रेट एज ए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों, क्योंकि 11th ऑफ जुलाई आई थिंक 1990 में क्या हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन यानी 600 करोड़ को क्रॉस करी थी, इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आज की डेट में 726 बिलियन हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, अब ये आपका नेशनल लेवल पे बहुत पूछा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है ना, कि आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में नंबर ऑफ पर्सन कितने रह रहे हैं उस पर बेस है। अब ये पूछा जा सकता है इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो स्टेट वाइज देखो बिहार, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे तो आपका दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ कौन से टाइम पीरियड में हुई, यानी कब पॉपुलेशन हमारी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई। तो आई थिंक 1929 से 31 का हमारी पॉपुलेशन ना बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज हुई। सॉरी 1920 नहीं, 1980s वाली जो टाइम पीरियड है इंडिया का, उसमें इंडिया की पॉपुलेशन एक्सपेंशनली बहुत ग्रोथ करी है। आप देख लीजिएगा आपके मदर फादर कितने सारे भाई बहन होंगे, तो इस वजह से तभी तो हम आज की डेट में 135 करोड़ है। तो यानी इसमें हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, अब यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है लेकिन एज वेल एज हमें नेशनल भी इसके साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उस पर बेस आपको बिल्कुल इस तरीके से डिज़ाइन से MCQ मैं कराऊंगा विद कंसेप्ट कि, और जो आपको डाटा दूंगा ना पूरा कोर्स, उसमें इतना मतलब आपको इस तरीके से होगा कि आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट जो होता है इसमें पॉपुलेशन चेंज, स्पेटियल पैटर्न्स, स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पर हम डेटा को एनालाइज करेंगे। इसमें आपका जो आता है पॉपुलेशन ग्रोथ को तो पढ़ता है, फिर पॉपुलेशन का बिहेवियर पैटर्न भी देखा जाता है, ठीक है। इसमें आपका बिहेवियर पैटर्न, स्पेटियल पैटर्न होता है, एक्चुअली वो आपका बिहेवियर पैटर्न होता है। जैसे आज की डेट में मैं आपको डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, और इससे पहले आज से 10 साल पहले जाए तो वाइट बोर्ड होता था, उससे 10 साल पहले चाहे तो ब्लैक बोर्ड होता था, उससे 10 साल पहले जाए तो तख्ती होती थी। स्पेटियल पैटर्न, तो वो सारे पैटर्न पे बेस्ड ये आपका होगा। ये थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग कम कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, और इससे जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत अच्छे बनेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे टफ वाले की बात, सॉरी फॉर इट, आपसे अगर टफ वाले की बात पूछी जाए तो आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाएगा, टफ वाले की अगर मैं पूछूं, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चंस को जो पूछने का तरीका होगा वो क्वाइट डिफरेंट होगा, और ये उस तरीके की होगी जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में हर बॉल पे हिट नहीं किया जा सकता, उसी तरह एग्जाम में हर क्वेश्चन को आप एक्यूरेटली आंसर नहीं कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन वो होगा जो अच्छा बैट्समैन होगा ना, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर के लेवल का, वही इसको कर पाएगा। तो इसको हम बहुत कोर कंसेप्ट के साथ हम इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट, सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने सुना होगा, हैप्पीनेस इंडेक्स आपने सुना होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशो, वो सारा हम इसमें पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, लिटरेसी रेट, ओके, लिटरेसी रेट, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मैं पढ़ेंगे, मतलब आपको जो मैं कोर्स इम्पार्ट करूँगा उसमें ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों को ना बहुत रिसर्च करके इस तरह से आपको मैं प्रेजेंट करूँगा कि डेफिनेटली आपको बहुत इंजॉय करोगे। सबसे पहली बात तो ना पढ़ाई को मैं इंजॉय के साथ करवाता हूँ, तो मेरी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा, तो इंजॉय के साथ पढ़ेंगे और एकदम बिल्कुल
ज़बरदस्त तरीके से हम करेंगे। और इसमें आपको इंटरनेशनल लेवल का भी आपको कराएंगे, क्योंकि आपका जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गई, या डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गई, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गई, या फिर आपका इनोवेशन इंडेक्स हो गई, तो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट में जो भी डिफरेंट डिफरेंट गोल्स निकालती है या इंडेक्सेस पब्लिश करती है, उनका मोटिव क्या होता है, उनका लॉजिक क्या होता है, और उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इंडिया की रैंक उसमें क्या है, उसमें टॉप मोस्ट कंट्री कौन से है, ये सारी चीज़ हम करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी में आपकी यूनिट 3 आती है, थोड़ी बड़ी यूनिट है, और ये थोड़ा सा ना आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, तो वही सारी चीज़ें हम इसमें इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़, तो कंसेप्ट, उसका चेंजिंग ट्रेंड्स, गैदरिंग, पेस्टोरल, माइनिंग, ये सब पढ़ेंगे। यानी ये लिटिल बिट इसमें आपको हिंट मिलेगा या टिंज मिलेगा इकोनॉमिक्स का। सब्सिस्टेंस ऑन एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टेक्निक्स, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप का उसे क्या बोलते हैं, आपका जो मलेशिया या इंडोनेशिया में होता है, दोनों जगह, वहाँ पर इंडिया में झूम बोलते हैं, वहाँ पे लडांग बोलते हैं। फिर रबी क्रॉप्स कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, अभी कौन सी सीज़न चल रहा है, कमेंट करके बताओ अभी कौन सा। तो अभी बोया जाता है जायद, जो आपका ककड़ी, खरबूजा जो कहलाया जाता है। ठीक है, और फिर इसके सम एग्जाम्पल अलग अलग कंट्रीज है, क्योंकि कॉफ़ी आपकी ग्वाटेमाला यानी ब्राज़ील की ही क्यों अच्छी होती है, और आपके ग्रेप्स हमेशा फ्रांस या इटली के क्यों बढ़िया माने जाते हैं। अभी यूक्रेन में इतना युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का वीट बहुत स्पेशल माना जाता है, यूक्रेन का तो निक नेम ही है, ब्रेड एंड बास्केट ऑफ यूरोप उसे बोला जाता है। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट आपका इसके बाद हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ में सेकेंडरी हाउ, और उसके बाद सेकेंडरी जो सेक्टर होता है ना, एक्चुअली इसे हम इकोनॉमिक्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर है वो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली उसे इकोनॉमिक्स से मैं अगर रिलेट करूँ तो प्राइमरी सेक्टर डायरेक्ट यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, उनको जो प्रोसेस करके या मैन्युफैक्चर करके बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर होगा। तो यहाँ पर ह्यूमन के वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आ गई। इसमें कंसेप्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप, लो देखो वही मैं बता रहा हूँ। हाउस होल्ड पे क्या भाई, जैसे घर में घी मक्खन बनाए जाते हैं, आजकल तो नहीं लेकिन गांव में तो अभी बनाए जाते हैं। फिर स्मॉल स्केल गुड़ बनाया जाता है, लार्ज स्केल फ्लोर मिल, राइस मिल, शुगर मिल, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट आपका आजकल कई टाइप की, जैसे पोल्ट्री भी आ गई एग्रो बेस्ड, और उनकी अलाइड इंडस्ट्री, और पीपल इसमें कैसे एंगेज हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर से अलाइड सेक्टर्स भी होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है तो आपका बीज वाला हो गया, खाद वाला हो गया, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने वाला, उनको रिपेयर करने वाला हो गया, एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, और इनसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इनसे आपसे अनएम्प्लॉयमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, विच टाइप ऑफ। तो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर आपकी सीजनल होती है, लेकिन इसमें डिस्गाइज भी पाई जाती है। तो ये सब आपको जब आगे हम अपना कोर्स कैरी ऑन करेंगे ना, तो डेफिनेटली उसमें मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या है, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम टर्शरी और क्वाटरनरी, एक्चुअली ये सेक्टर है। टर्शरी जो है ना वो आपका सर्विस बेस्ड सेक्टर है, और क्वाटरनरी क्या है, उसका अपडेटेड वर्जन है। सर्विस सेक्टर का अपडेटेड वर्जन क्वाटरनरी होता है। तो टर्शरी सेक्टर में आपका हम ट्रेड, आप मैगी लेने जाते हो या ब्रेड एंड बटर लेने जाते हो अपने नियर बाई शॉप से, तो वो जो अंकल की आपकी शॉप होगी ना, वो भी आपका एक सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। या अड्डा 24/7 जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा है, वी आल्सो फ्रॉम दी सेकेंड टर्शरी सेक्टर। और सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज़्यादा जो टैक्स जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या सबसे जो बड़ा पार्ट होता है इंडिया की इनकम में, वो टर्शरी सेक्टर का ही होता है। इसमें आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, होटल इंडस्ट्रीज, होरेका, ये सब इंक्लूड होता है। और इसमें कैसे कैसे एग्जाम्पल में, कैसे कैसे कंट्री में, अब जैसे इंडिया के में अगर आप देखो, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी, मसूरी हो गया, आपका दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, यहाँ पे लोग किस में इंडल्ज हैं, यहाँ पे लोग इंडल्ज हैं आपका टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म। और अगर दिल्ली से इन स्टेट्स के बीच में जो लोग रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होंगे।
ओके। यूपी में जो रूरल बेस इलाका है या रूरल बेस एरिया है वो आपका किससे, एग्रीकल्चर से बेस्ड होगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ पर क्या है, आईटी इंडस्ट्रीज हैं, तो यहाँ पे लोग सर्विस से रिलेटेड है। अब जब इतने सारे लोगों के पास इनकम है तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर भी है, तो वो भी आपका किससे रिलेटेड होता है, सर्विस, तो उन चीज़ को पढ़ेंगे। क्वाटरनरी इनका क्या होता है, आपका अपग्रेडेड वर्जन होता है, जिसमें आपका डॉक्टर, लॉयर्स, ये भी तो सर्विस ही देते हैं, लेकिन ये हाईली क्लास सर्विस होती है, इनको गोल्ड कॉलर बोला जाता है, या मैं एज ए फैकल्टी हाईली क्लास सर्विस होती है, ठीक। फिर आपका फंडामेंटल ज्योग्राफी में जो 4th चैप्टर है वो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, जिसमें हम लैंड रोडवेज की सबसे बड़ा सबसे लंबा हाईवे कौन सा, उसका यूसेज क्या है, हाईएस्ट, आपको ध्यान सर्च करिएगा, उमलिंगला पास, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल रोड। और इसमें आप वाटर वेज भी देखिएगा, आप नेशनल वाटर वे नंबर 1 गंगा रिवर पे है, नेशनल वाटर वे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। और रेलवे का नेटवर्क कौन से प्लेस पे पड़ता है, उसमें ब्रॉड गेज कितना है, उसमें स्मॉल गेज कौन सा है, ये सब हम पढ़ेंगे। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कि अगर हमें यहाँ से यूएसए जाना हो तो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, पैसिफिक ओशन से को हम डायरेक्ट क्रॉस क्यों नहीं करते, हमेशा पोल से ही क्यों क्रॉस करते हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको मैं इंक्लूड करूँगा। वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड, अब जैसे वाटरवेज आप सर्च करिएगा, मुजिरिस, MUGAMUZRIS, मुजिरिस, ये क्या है, भारत की पहली वाटर मेट्रो है जो कोच्चि में शुरू की गई है, ठीक है। सिल्वर लाइन, ये भारत की केरला में पहली सेमी हाई स्पीड रेलवे है। फिर इसी तरीके से भारत में पहली रिवर टनल कोलकाता में बन रही है, भारत में पहली सी टनल आपका मुंबई में बन रही है। इस तरीके से आपको मैं इसमें सारी चीज़ें बताएंगा। और ध्यान रखिएगा, इसके लिए केवल एक ही कॉस्ट है कि आपको रेगुलरली रोज़ रात को 9 बजे हमारे इस चैनल से जुड़ना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, ठीक है। और क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एयर ट्रांसपोर्ट हम इसको पढ़ेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, अभी जो रशिया और यूक्रेन का हो रहा है उसका मेन मुद्दा तो यही है, ये आपको मैं बताऊंगा, चलो यही बता देता हूँ। रशिया यूरोप को गैस डिपेंडेंट बनाना चाहता है और उसकी गैस लाइन यूक्रेन से होकर जाती है, यूक्रेन उस पर ज़्यादा अमाउंट सर्ज करना चाहता था इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका, और यही चीज़ वॉर में कन्वर्ट हो गई। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वी विल स्टडी विद द करंट सिनेरियो, हम इसको करंट सिनेरियो के साथ मैच करके भी पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, मेरी क्लास आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए तो रहेगी, आपकी जर्नल अवेयरनेस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपको बूस्ट लेवल, ये सब भी आपको मेंटेन करवाएगी, यानी आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, जनरल नॉलेज की तरह आपको एकदम क्या होगा ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा कि आपके करंट में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ क्या है, तो योर कॉन्फिडेंस लेवल विल राइज। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल राइज हो जाता है ना, तो आप अपने जीवन में बिल्कुल बिल्कुल हाई जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, GSLV क्या होता है, PSLV क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। GPS किस पे वर्क करता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यहाँ आपको मैं कराऊंगा। देन आपका सेकंड बुक शुरू होती है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसको हम करेंगे। तो ये जो इंडिया पीपल इकोनॉमी है, इसमें सबसे पहले लोग, यानी हम पीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी अगेन उससे रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में देखा था। यहाँ पे माइग्रेशन भी देखा जाएगा कि माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन के कारण क्या होता है, एजुकेशन होता है, मेनली तो आपका जॉब होता है, लेकिन माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद सेकंड आपका जो यूनिट होगा ह्यूमन सेटलमेंट की टाइप्स, रूरल सेटलमेंट कैसी होती हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, अर्बन सेटलमेंट कैसी होती है। अगर आप रूरल में जाएंगे तो वहाँ आपको कौन कौन सी बेसिक यूनिट या कौन कौन सी आपको चीज़ें दिखेंगी जो आपको शहरों में नहीं दिखती, और जो शहरों में नहीं दिखती हैं, जो शहरों में दिखती है वो आपको रूरल में नहीं दिखती होंगी। तो इनका मेजर डिफरेंस और इन पर बेस कैसे, MCQ, अभी आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर इस पर MCQ कैसे पूछेंगे। जब हम इन्हें कंसेप्ट वाइज करेंगे और इस पर मैं आपको MCQ कराऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी डोमेन नॉलेज में आप हाईएस्ट स्कोर करेंगे अगर आप ये क्लास अटेंड करेंगे। मैं बहुत ही वैसे तो मॉडेस्ट हूँ, लेकिन एक्चुअली पढ़ाना ना मेरा पैशन है, ठीक है। और जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो बहुत मेरे अंदर एनर्जी रहती है, तो उसी तरीके की एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। अब क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स की
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैंने इंपॉर्टेंट ना केवल एक उस जगह लिखा है और एक इस जगह, क्योंकि ये ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल अदर यूजेस, मेथड टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, क्या कहते हैं, आपका साउथ कोरिया है ना, ये वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी बना रहा है, 2025 में बन के तैयार हो जाएगी। और आपका जो इंडोनेशिया है ना, ड्यू टू दी ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग सी वाटर लेवल, तो उसने अपनी कैपिटल जकार्ता से शिफ्ट करेगा और 2025 में नूरसंतारा। तो ये करंट सिनेरियो में भी हम इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे और डेफिनेटली आपके लिए बहुत मतलब मज़ा आने वाला। मैं तो खुद ही एक्साइटेड हूँ उस क्लास को लेके इतना आपसे ज़्यादा। तो फिर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हम मिनरल एनर्जी, कौन सा मिनरल कहाँ पे इंडिया में मिलता है, या वर्ल्ड में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन करती है, सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है, कौन सा इकोनॉमिक, जैसे ऑयल एंड गैस के लिए आपका रशिया नंबर 1 है, आपका थोरियम के लिए इंडिया नंबर 1 है। ऑल दो हम उसे अनरिच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बॉक्साइट जो आपका एल्यूमिनियम का ऑयल है उसमें इंडिया नंबर 1 है, माइका में इंडिया नंबर 1 है। फिर प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में प्लानिंग, यहाँ पे हम 5 ईयर प्लान्स को थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ेंगे एंड डेफिनेटली वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट फोर्थ, इसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन वही ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, रोड, रेलवे, वाटर लेवेज, पाइपलाइंस, इनको हम पढ़ेंगे। नेटवर्क बेस इसमें अप्रोच होगी हमारी। फिर जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, ओके, जिसमें हम एनवायरमेंटल, पोल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट्स के पॉलिसीज़, जैसे आपने एक गार्बेज कैफ़े सुना होगा छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर आप मेरे ख्याल से 5 किलो गार्बेज अगर आप जमा कराते तो वहाँ से आपको 1 टाइम का मील मिलता है। तो इस टाइप के कि अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल, उसका मैनेजमेंट, अर्बनाइजेशन और रूरल अर्बन माइग्रेशन, इस पर बेस हम अपना लेक्चर रखेंगे। और इस पर बेस आपको देखो हर लेक्चर के बाद आपको ना उसका एक एमसीक्यू मिलेगा, यानी केवल एमसीक्यू ही नहीं कराऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा और उसके बेसिस पे कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं ये आपको कराऊंगा। तो है, फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूरा थ्योरी वाइज और कंसेप्ट वाइज आपको करना है तो आप CUET का ये कोर्स ज़रूर ले सकते हैं। इस पे आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अभी आपका इसमें इंग्लिश के लिए है, आर्ट्स डोमेन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए मिलेगा, और जनरल टेस्ट मिलेगा। तो थोड़ी ही इसमें सीट्स हैं, आप Y1491 डिस्काउंट को लेके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर फ़ोन करके, इस पर कॉल करके आप जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है या कोई भी कंफ्यूजन है, वो आप इस पर क्लियर कर सकते हैं। और इस बैच को आप ले कैसे सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखो, आप अडर 24/7 की एप्लीकेशन को तो ज़रूर डाउनलोड कर लो, ठीक है। अडर 24/7 की एप्लीकेशन इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन इन इंडिया। इस पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। वैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाके अडर 247 भी अगर टाइप करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर सर्च बार में केवल टाइप करिएगा CUET। जैसे ही आप CUET आएगा, यहाँ पर व्यू ऑल करिएगा, आपको CUET के आपके सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए देख रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको 300 आवर्स की 2-वे इंटरेक्टिव, क्योंकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वी हैव हेडफोन्स, आप हेडफोन रहता है, मैं आपसे अलाउ करूँगा, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। इवन आई कैन सी योर फेस, आप अपना कैमरा भी ऑन करके मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और क्वेरी के लिए नंबर तो आपको दे रखा है। ये बैच का प्राइस जो है, अच्छा PDF नोट्स वगैरह सब इसमें मिलेंगे, MCQ। इस बैच का प्राइस है 9,999, लेकिन आप यूज़ करिएगा कोड Y491, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इस पे आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ओनली 8,299 रुपीज़ में आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और ज्योग्राफी डोमेन नॉलेज को एज ए सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ज्वाइन इट टुडे, और मैं मिलता हूँ कल आपसे 9 बजे दोबारा। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।